हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से मैं भारत का भूगोल विषय पर एक अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग भारत में बाढ़ की त्रासदी इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत बाढ़ क्या है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान किस प्रकार से की जाती है, इसके मापदंड क्या हैं, बाढ़ के कारण क्या हैं और इस समस्या का समाधान क्या है, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग भारत के अपवाह तंत्र पर एक नज़र डालते हैं। उत्तर भारत का अपवाह तंत्र, इसमें जो है सो 3 अपवाह तंत्र हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अर्थात उत्तर भारत का वर्षा जल जो भी होता है वह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के माध्यम से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। इसी प्रकार दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र पर नजर डालते हैं हम, तो इसमें महानदी नदी तंत्र है, गोदावरी नदी तंत्र है, कृष्णा नदी तंत्र है और कावेरी नदी तंत्र है। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत का जो वर्षा जल होता है वह इन 4 नदियों महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इनकी सहायक नदियों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। अब हम लोग भारत के जल विभाजक रेखा पर एक नज़र डालें। इस मैप में मैंने इसे हरे रंग में दर्शाया है। यह भारत की जल विभाजक रेखा है। इसका अभिप्राय ये है कि इस जल विभाजक रेखा के पश्चिमोत्तर क्षेत्र का जल सिंधु नदी तंत्र अर्थात सिंधु और इनकी सहायक नदियों के माध्यम से अरब सागर में पहुंचता है। अर्थात इसका ढाल जो है इस क्षेत्र का वह पश्चिम और दक्षिण की तरफ है। इसीलिए पंजाब की 5 नदियाँ और अन्य नदियाँ जो हैं वह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए सिंधु नदी में मिलती है और वहाँ से यह जल अरब सागर में पहुँचता है। इसी प्रकार गंगा का जो मध्यवर्ती मैदान है या फिर उत्तर भारत का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, इसका जल गंगा और इसकी सहायक नदियों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में पहुँचता है। दोस्तों, वैसे इस क्षेत्र की ढाल स्थानीय स्तर पर अलग अलग है। जैसे विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदियां जो हैं, जो जमुना में मिलती हैं और बाद में जमुना जो है सो जाकर के गंगा में मिल जाती है, तो इनकी ढाल, इस क्षेत्र की ढाल जो है वह उत्तर और पूरब दिशा की ओर है। लेकिन सामान्यतः जो उत्तरी मैदान का या उत्तर भारत का जो मध्यवर्ती इलाका है, इसकी ढाल जो है वह पूरब और दक्षिण की ओर है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र की नदियाँ, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र की नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर के भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के जल को लेकर के बंगाल की खाड़ी में पहुँचाती है। इस प्रकार इसकी ढाल जो है वह दक्षिण की ओर मानी जा सकती है। प्रायद्वीपीय भारत की ढाल जो है वह ये पूरब और दक्षिण की ओर है, क्योंकि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये जो मुख्य नदियां हैं इस क्षेत्र की, वह बंगाल की खाड़ी में जल पहुंचाती है प्रायद्वीपीय भारत की। अब हम लोग एक जलग्रहण क्षेत्र के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लें। कैचमेंट एरिया, तो कैचमेंट एरिया जो होता है, जलग्रहण क्षेत्र जो होता है, तो जिस क्षेत्र का जल जिस अपवाह तंत्र के माध्यम से या नदी तंत्र के माध्यम से सागरों में पहुंचता है, तो वह समूचा क्षेत्र जो है सो वह कैचमेंट एरिया कहलाता है। जैसे भारत का पूर्वोत्तर जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो है वह सारा जो है सो यह सिंधु नदी तंत्र का कैचमेंट एरिया है, जलग्रहण क्षेत्र है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखें कि बाढ़ क्या है। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति
जब नदियां अपने प्रवाह मार्ग से निकलकर ऐसे क्षेत्रों को जलप्लावित कर देती हैं जो सामान्य स्थिति में नदी जल की पहुंच से बाहर होता है, बाढ़ कहलाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में बरस भर जल मौजूद रहता है। तो सामान्य दिनों में ये नदियां हिमालय के जल को अपने नदी मार्गों से होते हुए ले जाती हैं, सागरों में पहुंचाती हैं। लेकिन बरसात के मौसम में जब मानसूनी वर्षा देश प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में जो अपवाह क्षेत्र हैं नदियों के, तो उनमें जो है सो काफ़ी जल आ जाता है। और जब ये सारा जल नदियों में पहुंचता है तो नदियों में जल की मात्रा में एकाएक वृद्धि हो जाती है और ऐसी स्थिति में इस समूचे जल को नदियां सागरों में ले जाने में असमर्थ हो जाती हैं। नतीजा यह होता है कि नदी अपने किनारों से बाहर निकल करके जल को अपने अपवाह क्षेत्र में फैला देती है। तो यह स्थिति बाढ़ की स्थिति कहलाती है। अब प्रश्न है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की पहचान के मापदंड क्या हैं? तो दोस्तों, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान वस्तुतः बाढ़ की बारंबारता की संकल्पना पर आधारित है, अर्थात बाढ़ की फ्रीक्वेंसी क्या है। वैसे बाढ़ की न्यूनतम बारंबारता को लेकर के विवाद है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्षों में एक बार बाढ़ आने पर उस क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की मान्यता प्रदान कर दी जाती है। अर्थात 5 वर्षों में किसी क्षेत्र में अगर एक बार, कम से कम एक बार अगर बाढ़ आ जाती है तो वह क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहलाने लगता है, उसको बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की मान्यता प्रदान कर दी जाती है। अब भारत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। तो बाढ़ की बारंबारता के आधार पर भारत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला, बाढ़ की उच्च बारंबारता वाले क्षेत्र, दूसरा बाढ़ की मध्यम बारंबारता वाले क्षेत्र और तीसरा बाढ़ की न्यूनतम बारंबारता वाले क्षेत्र। अब आइए देखते हैं कि ये क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो बाढ़ की उच्च बारंबारता वाले क्षेत्र, तो देश के वैसे क्षेत्र जहां लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं, उच्च बारंबारता वाले क्षेत्र हैं। इन्हें हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, हिमालयी नदियों के क्षेत्र, अर्थात हिमालयी नदियों के क्षेत्र में इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार का उत्तरी मैदान, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम को शामिल किया जाता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय नदियों के डेल्टाई क्षेत्र जो हैं, इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग हैं जो विशेष रूप से बाढ़ से प्रभावित होते हैं और इन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा एवं ताप्ती के निचली घाटियों में भी बाढ़ आते रहते हैं। यहाँ एक बात आप ध्यान दें कि नर्मदा एवं ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की जो अन्य नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसके विपरीत ये अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ गिरती हैं। इसका कारण यह है कि नर्मदा एवं ताप्ती भ्रंश घाटियों से होकर के बहती हैं। इसकी चर्चा हम लोग अलग से नदियों से संबंधित अपने वीडियो में करेंगे। तो नर्मदा और ताप्ती के निचली घाटियों में भी लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ आता है। तो इन क्षेत्रों को बाढ़ की उच्च बारंबारता वाले क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ें। अब बाढ़ की मध्यम बारंबारता वाले क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में 2 से 5 वर्षों के अंतराल पर एक बार बाढ़ अवश्य आती है। इनमें जम्मू और कश्मीर के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। चूँकि इन क्षेत्रों में 2 से 5 वर्षों में एक बार बाढ़ अवश्य आती है, इसलिए इसे मध्यम बारंबारता वाले क्षेत्र कहा जाता है। अब बाढ़ की न्यूनतम बारंबारता वाले क्षेत्रों पर एक नज़र डालें तो इसके अंतर्गत राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र आते हैं,
जहां कभी कभी बाढ़ आते हैं, जो तीव्र वर्षा के परिणाम होते हैं। सामान्यतः राजस्थान और गुजरात में बरसात कम होती है, लेकिन जिस वर्ष अगर अधिक मानसूनी वर्षा इस क्षेत्र में आ जाती है तो राजस्थान और गुजरात में बाढ़ की भयावह स्थिति हो जाती है। इसके कारणों को हम लोग आगे देखेंगे। तो राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र को बाढ़ की न्यूनतम बारंबारता वाले क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस मैप के माध्यम से मैंने भारत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को दर्शाया है। इसमें 1 अंक से दर्शाए गए जो क्षेत्र हैं वह बाढ़ की उच्च बारंबारता वाले क्षेत्र को इंगित करता है। 2 अंक से दर्शाए गए क्षेत्र जो हैं वह बाढ़ की मध्यम बारंबारता वाले क्षेत्र को दर्शाता है, और 3 से दर्शाए गए क्षेत्र बाढ़ की न्यूनतम बारंबारता वाले क्षेत्र को इंगित करता है। तो यह काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से देख लें। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हिमालयी नदियों द्वारा आने वाली बाढ़ के कारणों पर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, सबसे जो पहला और सर्वप्रमुख कारण है वह नदी घाटियों की जलग्रहण क्षमता में कमी। हिमालयी नदी के क्षेत्रों में बाढ़ आने का सर्वप्रमुख कारण है। जैसा कि आपको पता है कि हिमालय पर्वतमाला से संबंधित तीनों अपवाह तंत्र अभी भी स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हिमालय का उत्थान अभी भी जारी है। तो उच्च स्थानों में नदियों के उद्गम क्षेत्र होने के कारण नदियों की गति तीव्र होती है, जिससे उनकी अपर्दन क्षमता, इरोजन कैपेसिटी जो होती है वह अधिक होती है। परिणाम स्वरूप ये नदियाँ प्रति वर्ष काफ़ी मात्रा में अवसादों को लाती हैं तथा मैदानी क्षेत्रों में जहाँ नदियों की गति कम हो जाती है, इन अवसादों को नदी घाटियों की तली में जमा कर देती हैं। इससे नदियों की जलग्रहण क्षमता कम हो जाती है और मानसूनी वर्षा के कारण जल की मात्रा में एकाएक वृद्धि होने से नदी का पानी किनारों से बाहर निकलकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करता है। उम्मीद है इस तथ्य को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो सर्वप्रमुख कारण है वह नदियों के अपवाह क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई। यह दूसरा प्रमुख कारण है। तो बढ़ती जनसंख्या और विकास की अंधी दौड़ में पर्वतीय क्षेत्रों और नदियों के अपवाह क्षेत्रों में वनों की कटाई बदस्तूर जारी है। अब वनों की कटाई से पानी की बूंदें सीधे धरती पर पड़ती हैं, जिससे मृदा अपरदन तथा नदियों में अवसादों की मात्रा बढ़ती है, और साथ ही वर्षा होने एवं नदी तक जल के पहुंचने के समय का अंतर कम हो जाता है, जिससे नदियों में जल की मात्रा एकाएक बढ़ जाती है और फिर बाढ़ आ जाती है। इस तथ्य को आप समझें कि अगर जिस क्षेत्र में वन नहीं है वहाँ वर्षा जल सीधे धरातल पर पहुँचता है, और धरातल पर बारिश का जल जैसे ही पहुँचता है वैसे ही यह सीधे नदियों की ओर प्रवाहित होने लगता है। तो बारिश होने और नदियों में इस जल के पहुंचने का जो अंतर होता है, समय का जो अंतर होता है, समय जो होता है वह बहुत कम होता है। बारिश होने के साथ ही यह जल नदियों में पहुंचने लगता है। लेकिन अगर वनाच्छादित क्षेत्र है, अगर काफ़ी वन है, तो सबसे पहले वर्षा जल पत्तियों पर पड़ता है और पत्तियों के सहारे वह धीरे धीरे धरातल पर पहुंचता है, और वनस्पतियों के या वनों के जो जड़ें होती हैं पेड़ पौधों के, उन जड़ों के माध्यम से यह भूमिगत जल के रूप में धरती के अंदर जाता है और शेष बचा जल नदियों में पहुंचता है। तो वनों के नहीं रहने से वर्षा जल तुरंत ही नदियों की तरफ पहुंचता है, तो नदियों में एकाएक जल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जो नदियां संभाल नहीं पाती हैं और अपने किनारों से बाहर निकल करके बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न कर देती हैं। तो आप समझ लें कि बाढ़ के लिए निर्वनीकरण
किस हद तक उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा आने वाली बाढ़ के कारणों पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मुख्य रूप से डेल्टाई क्षेत्रों में ही बाढ़ आती है। इसका प्रधान कारण है कि प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह क्षेत्र काफ़ी विशाल है, लेकिन इनके मुहाने जो हैं वह संकीर्ण हैं, काफ़ी नैरो हैं। अतः अत्यधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करने की स्थिति में नदियों के मुहाने पर असामान्य रूप से जल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तटवर्ती क्षेत्रों में जल जो है वह अपतट रोधिकाओं के द्वारा या फिर समुद्री ज्वारों द्वारा नदियों के मुहाने पर अवरोध उत्पन्न कर देता है और इससे भी डेल्टाई क्षेत्रों में जल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इन अपतट रोधिकाओं के संबंध में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार नदियों के अपवाह क्षेत्र में निर्वनीकरण एक अन्य प्रमुख कारण है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में बाढ़ आने के लिए उत्तरदायी हैं। आगे बढ़ें। अब हम लोग बाढ़ की न्यूनतम बारंबारता वाले क्षेत्र अर्थात राजस्थान और गुजरात में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हैं। तो राजस्थान एवं गुजरात में जैसे क्षेत्र जो हैं उसमें बाढ़ का प्रमुख कारण नदियों के प्रवाह मार्गों का अपर्याप्त विकास होना है। अर्थात राजस्थान और गुजरात में नदी मार्गों का विकास नहीं हो पाया है, पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। इसका कारण है कि इन क्षेत्रों में वर्षा प्रायः कम होती है, जिससे नदियों का जलग्रहण क्षेत्र भी कम होता है। गर्मियों में नदियों के सूख जाने के कारण भी इनके प्रवाह मार्गों का विकास नहीं हो पाता है। अतः जिन जिन वर्षों में अत्यधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है उन वर्षों में जल नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में समा नहीं पाता है और भयंकर बाढ़ आती है। तो यह बात आप जान लें कि राजस्थान और गुजरात में उच्च वार्षिक वर्षा नहीं बल्कि वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशीलता एवं अविकसित नदी प्रवाह प्रणाली बाढ़ के प्रमुख कारण हैं। उम्मीद है कि इस तथ्य को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बाढ़ के कुछ अन्य कारण भी बताए जा सकते हैं, जैसे नदियों के तटबंधों का छोटा होना, दूसरा कि तटबंधों की भूमि पर मानव का असीमित आक्रमण, तीसरा तटीय भागों में समुद्री चक्रवातों एवं तूफानों के कारण समुद्री जल का स्थलीय भागों में आ जाना, चौथा पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि स्खलन से नदियों के मार्गों में रुकावट आ जाना तथा जल के इकट्ठा होने तथा इसके दबाव से इसका एकाएक टूट जाना। जैसा कि आपको पता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन एक होता रहता है, तो भूस्खलन होकर के यह नदी मार्गों में आकर के जो पर्वतीय भाग है, चट्टानी खंड होते हैं, वो आकर के रुक जाते हैं और इसके सहारे उसके पीछे नदी का जल जो है सो इकट्ठा होने लगता है और जैसे ही दबाव बढ़ता है तो यह चट्टान टूटता है और एकाएक जल जो एकत्र हुआ रहता है वह एकाएक आगे बढ़ता है और आसपास के क्षेत्रों को जल प्लावित कर देता है। तो बाढ़ के ये अन्य कुछ प्रमुख कारण हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बाढ़ रोकने के उपाय, तो जो निरोधात्मक उपाय सरकार के द्वारा अपनाया गया है उसमें बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाने और वर्षा काल में जल इकट्ठा करने की रणनीति प्रमुखता से अपनाई गई है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में आपने सुना होगा, इसकी भी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे, जिसका उपयोग आवश्यकता के समय सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। दूसरा जो उपाय है कि बड़ी बड़ी नदियों से नहरें निकालकर मुख्य नदी में जल की मात्रा को कम करने की रणनीति अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त नदियों के तटबंधों को ऊंचा करने की भी रणनीति अपनाई जाती है बाढ़ की रोकथाम के लिए। तो इन निरोधात्मक उपायों से इसके अतिरिक्त नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण एक कारगर कदम है, जिससे मृदा अपरदन की रोकथाम होती है, जो बाढ़ का एक प्रमुख कारण है, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं।
आगे बढ़ें। अब नदियों का अंतर संबंधन योजना, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है देश की। बाढ़ की, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लें तो बाढ़ की रोकथाम और देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जल पहुंचाने के उद्देश्य से नदियों के अंतर संबंधन इंटरलिंकिंग की योजना तत्कालीन वाजपेयी सरकार के द्वारा बनाई गई थी। हालांकि उसके बाद जब यूपीए की सरकार आई तो इस योजना को अव्यवहारिक करार दे करके इसके काम को रोक दिया गया था। फिर बाद में मोदी गवर्नमेंट के काल में यह योजना जो है सो जोर पकड़ ली है और इस पर कार्य हो रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अधिक जल वाली सदाबहार नदियों का जल बड़ी बड़ी नहरों के माध्यम से कम जल वाली नदियों में पहुंचाकर बाढ़ एवं सूखे की समस्या का समाधान किया जाना है। इस परियोजना में 30 लिंक बनाते हुए 37 नदियों को आपस में जोड़ना है, 37 नदियों को। इसमें से 14 लिंक हिमालय की नदियों के लिए तथा 16 लिंक प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के लिए बनाए जाने हैं। इस परियोजना का कार्य राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण, नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपा गया है। वैसे यह योजना जो है सो काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञों की राय में यह अव्यवहारिक योजना है। इसकी आलोचना भी इस आधार पर की जाती है, विशेष करके तब जैसा कि आपको पता है कि राज्यों के मध्य नदी जल बंटवारे को लेकर के काफ़ी विवाद की स्थिति है। तो अब भविष्य में यह योजना कितनी कारगर होती है यह देखना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मेरी ये प्रस्तुति अगर आपको यह उपयोगी लगती है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।